हेलो एंड वेलकम टू नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाईलाइट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बायोटेक। और बायोटेक में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया एक बार हम देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे ह्यूमंस के अंदर डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो हमने ये प्लान किया कि यार क्यों ना हमारा ये जो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन है, इंसुलिन ही तो बर्बाद हो रहा है हमारी बॉडी में। तो जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसको क्यों ना मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया में डालकर उससे अपना इंसुलिन बनवाऊं एंड देन अपन ह्यूमंस यूज करें उसको। हमने ये एग्जाम्पल लेके चला था। तो अपन ने उसके लिए क्या स्टार्ट किया था कि जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो आपका पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है, काम किस पे करने वाले हो तुम। ऑब्वियस सी बात है, क्या चीज चाहिए तुमको, तो जो चीज आपको चाहिए उसको बनाने वाला जीन आपका क्या हो जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहली चीज, ठीक है। सेकंड चीज मुझे क्या करनी है, डीएनए को पहले तो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया, अब मुझे क्या करना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए पे होता है। तो मेरी मेन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है कि यार पूरी सेल में से पहले तो डीएनए को निकालो, है ना। तो जब अपन डीएनए को निकाल लेते हैं तो पूरा मतलब सेल के चिथड़े उड़ा दो और डीएनए निकाल लो, और फाइनली डीएनए में क्या डाल दो, इथेनॉल, और मस्त उसको ऐसे करके स्पूलिंग करके बाहर निकाल लो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब क्या होगा, मेरे पास पूरा डीएनए आ चुका है, पर यार इसके अंदर जीन तो मेरा एक है, डीएनए तो मेरे पास पूरा आ गया। तो मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं कैंचियां यूज करूंगी, और हमारी जो सिजर्स है, मॉलिक्यूलर सिजर्स है, उनका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेप में मैं डीएनए की ऐसी बिल्कुल बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े कर दूंगी। उन टुकड़ों में मेरा एक पार्ट होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट और रेस्ट बकवास है। पर यार मेरे को अभी सारे ऐसे इमेजिन करो, तुमने ना ऐसे लंबे धागे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो अभी उन टुकड़ों में से पहले तुम उनको सेपरेट तो कर लो। उन टुकड़ों को आप अच्छे से सेपरेट तो करो, उसके बाद ही तो तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर अभी तक आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने अपना डीएनए क्या कर लिया है, कट, छोटा 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 टुकड़ा। अब इससे क्या हुआ, आपके पास छोटे छोटे टुकड़े आ गए, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को मैं सेपरेट करूंगी बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ही आसान टेक्निक है, देखो कुछ नहीं होता। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये अपना डायग्राम है, अपन को दोनों से समझना है। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो एक जेल लो, आगारोज जेल। अगरोज जेल का मस्त सोल्यूशन बनाओ। देखो होता क्या है, अगरोज जेल ना ऐसे व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसको पानी में डालते हैं और मस्त ऐसे जैसे अपन ना कस्टर्ड बनाते हैं ना, वैसे अपन उसका घोल बनाते हैं। और घोल बनाने के बाद ऐसे ये जो पूरा डिवाइस दिख रहा है तुमको, ये वाला ऐसे से डिवाइस के अंदर यहाँ पे जगह होती है, यहाँ पर आप इसको पोर कर देते हो। जैसे तुमने अभी कभी जेल वेल जमाते हुए देखा होगा, जेली वेली, वैसा सही बनता है एग्जैक्टली। तो आपने इसको उसमें डाल दिया, डालने पे बेटा एकदम मस्त प्रॉपर लेयर बन जाएगी। अगर मैंने इस पे डाला तो एज इट इज लेयर बन जाएगी। कैन यू सी, यहाँ पर आपकी अगरोज जेल की एक लेयर बन गई। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पर ये जो अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिवाइस होता है, इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे से छेद होते हैं। ये देखो, दिख रहे हैं अपन को छेद, ये वो छेद हैं जहाँ पे आप अपने डीएनए के सैंपल को क्या करने वाले हो, लोड करने वाले हो। जैसे आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख रहे हो, हमारे पास इसको, ये जो छोटे छोटे छेद हैं, इनको क्या मार्क कर रखा है, वेल्स। और ये वेल्स कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे आप अपने डीएनए के सैंपल को डालने वाले हो। ठीक है, चलो अब आगे क्या करते हैं। फंडा ये है कि आपका जो डीएनए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तुम्हें पता है ना भाई, डीएनए जो बनता है, दो चीजें इसके लिए तुम्हें दोनों चीजें याद रखनी है। डीएनए एसिडिक होता है नेचर में, याद करो तुमने पढ़ रखा है ना। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जाता है, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर होता है और आपका डीएनए एसिडिक इन नेचर होता है। और दूसरी चीज, आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बंदे के पास दोनों ही नेगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मतलब ऐसे दिमाग में आता है ना, बचपन में मुझे लगता था एसिडिक गंदा होता है, बेसिक अच्छा होता है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ऐसे चलता है कि दोनों प्रॉपर्टीज इसकी नेगेटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव ही है और साथ में एसिडिक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब आप इस डीएनए के नेगेटिव होने का फायदा उठाओगे। क्या करोगे तुम, इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दोगे। यानी कि एक तार तुमने यहाँ फंसा दिया, एक तार तुमने यहाँ फंसा दिया, और यहाँ पर फंसाया किस तरीके से, एक साइड आपने क्या रख रखा है, कैथोड। बेटा कैथोड कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव ही होता है। तो आप आपके डीएनए को कौन सी साइड लोड करोगे, कैथोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपने डीएनए की लोडिंग कर रहे हो,
तो लोडिंग कैथोड की साइड होगी कि एनोड की साइड होगी? कैथोड नेगेटिव है ना यार, तो वहां पटको उसको, ठीक। अब उसको भेजना कहाँ पे है तुम्हें? एनोड। क्यों भाई? क्योंकि डीएनए नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तुम कुछ मत करो, दोनों तार यूं लगा दो, कैथोड एनोड से प्लग कर दो और ऑन कर दो स्विच, ठीक। जैसे तुम स्विच ऑन करोगे, डीएनए बेचारा प्यार का मारा किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। तो डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है ना, वो भागना शुरू करेंगे। एकदम तुम ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई रेस लग रही हो, ठीक है। ये रेस में जैसे इमेजिन करो ये बंदे खड़े हुए हैं, एक ये है, एक ये है, ये देखो ये एक ये है, एक ये है, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो तुम? खूब सारे बंदों को मैंने रेस में खड़ा कर दिया। अब तुम खुद सोच के बताना, जब रेस स्टार्ट होगी तो एक है छोटा पतला मस्त बंदा, है ना, छोटा सा पतला सा बंदा, तो वो फटाफट फटाफट भागेगा। एक है तुम्हारा मोटा कद्दू जैसा बंदा, वो भागना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा। तो तुम समझ पा रहे हो? खुद सोच के देखो कि कौन जीतेगा रेस में, जो पतला सा छोटा सा बंदा है या कोई मोटा सा फोकट वाला बंदा, पंपकिन जैसा? ऑब्वियसली बात है, मोटा बंदा धीरे भाग पाएगा, छोटा पतला बंदा जल्दी जल्दी भाग पाएगा। सिमिलरली इमेजिन करो, जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं उनमें से भी तो ऐसा ही होने वाला है, जो छोटा होगा वो फटाक से भागेगा, है ना, और जो मोटा होगा वो बेचारा धीरे 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 भागेगा। तो बेटा एट द एंड ऑफ द गेम, जब आप पूरे पूरे अगर उस जेल को देखोगे ना, तो जो ये कैथोड है और ये एनोड है, तो जो मोटे बंदे हैं वो तो कैथोड की बाउंड्री पे मिलेंगे कि भाई मोटे ना भाग ही नहीं पाए, और जो छोटे बंदे वो फटाफट 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 आगे की तरफ भाग जाएंगे। सो अल्टीमेटली इस रेस में अल्टीमेटली आपको क्या दिखने वाला है? छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स आगे की तरफ और मोटे मोटे बेचारे कैथोड की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। एज इट इज ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखा के ये पूछ लिया जाए, तो तुम्हें सिंपली याद रखना है, छोटे वाले फ्रेगमेंट्स आपको एनोड की तरफ मिलेंगे, मोटे मोटे भारी भरकम फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपको एज इट इज कैथोड की तरफ आसपास ही दिखेंगे। भाग ही नहीं पाए यार, इतने मोटे बंदे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट दिमाग में हमारी बात आती है कि ये डीएनए मूव क्यों कर रहे हैं एगरोस जेल से? यार एगरोस तो एक जेल है ना, तो उसमें आपका डीएनए कैसे मूव कर रहा है? नेक्स्ट बात, ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अगर उस जेल को आप ऐसे ना नेट की तरह इमेजिन करो, ये नेट की तरह इमेजिन करो, तो मैं थोड़ा 3D में इमेजिन करने के लिए ऐसे इमेजिन करो, ये नेट है, तो बेटा इस नेट में छेद होंगे, इन छेद से भागते हैं आपके डीएनए। जैसे नहीं छोटा छोटा अपन यूं छेद बना दिए और उन छेदों में से आपका डीएनए यूं भागेगा, तो जो छोटा वाला बंदा वो फटाक से यूं 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 करके भाग जाएगा। तो एक्चुअली में आपके अगरोस जेल में एकदम छन्नी जैसा इफेक्ट आ जाता है, तो उन छेदों में से आपका डीएनए भागता है। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? सारी बातें जितनी मैंने बोली, एक एक क्वेश्चन है, ध्यान से देख सकते हो आप। ये रहा आपका अगरोस जेल का बेड, दिस इज कैथोड। यहाँ से आप यहाँ पे आप डीएनए डालोगे, डीएनए जाएगा किसकी तरफ? एनोड। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। सबसे छोटा वाला आपको कहाँ मिलेगा? एनोड की तरफ। सबसे बड़ा वाला आपको कहाँ मिलेगा? कैथोड की तरफ। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट आप आते हैं, डीएनए को आप सेपरेट कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मैंने तुम्हें बता ही दिया। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका सीविंग इफेक्ट आ रहा है एगरोस जेल का। सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है छेद जैसा इफेक्ट है एगरोस जेल में, उसमें से डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। अब तुम्हारे डीएनए के फ्रेगमेंट क्या हो चुके हैं? सेपरेट। पर यार डीएनए का फ्रेगमेंट मजाक है क्या? क्या तुमको ऐसे आंखों से दिख जाएगा? मैं ऐसे देख रहा हूँ, लो ओहो डीएनए दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डीएनए को तुमको विजुलाइज करना पड़ेगा। कैन यू जस्ट इमेजिन? डीएनए को आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। तो डीएनए को विजुलाइज करने के लिए अब आप क्या करने वाले हो? नेक्स्ट स्टेप, ये फ्रेगमेंट जो पूरे आ चुके हैं ना, इन पे सिंपली डाल दो इथिडियम ब्रोमाइड। एक स्टेन है, आप उसको सिंपली क्या कर दो? उस पर डाल दो। तो जब आप इथिडियम ब्रोमाइड डाल दोगे ना, तो इथिडियम ब्रोमाइड को डालने के बाद मैं ऊपर से यूवी लाइट जला दूंगी। समझ रहे हो? मेरी प्लेट में डीएनए सेपरेट हो चुके हैं, अब मैंने इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया और ऊपर से यूवी लाइट लगा दी। ठीक, जैसे यूवी लाइट जलेगी, इथिडियम ब्रोमाइड डलने के कारण आपको आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स मस्त ऑरेंज कलर के दिखेंगे। दिख रहा है? देखो, इथिडियम ब्रोमाइड डाला, यूवी रेडिएशन में एक्सपोज किया, कैसे बैंड दिख रहे हैं तुम्हें? ऑरेंज बैंड आ गए तुम्हारे पास बैंड। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा यार यहाँ तक तो ठीक है, मुझे पता कैसे चलेगा मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तुम यार अभी बहुत बेसिक बायोटेक सीख रहे हो, आपको बायोटेक बहुत मतलब समझ सकते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो अभी के लिए आप इमेजिन कर लो
कि यहाँ पर अगर आप साइंटिस्ट होते तो आप आइडेंटिफाई कर लेते कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। पर अभी तुम नहीं हो तो मस्त रहो ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक। अब यार जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी मेरा जेल में फंसा हुआ है, समझ लो। तो अब मैं क्या करूंगी, उस जेल को उधर से कट करूंगी, जैसे ये जेल है ना, ये जेल है, यहां से मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया, निकाला। केक काटते हो तुम, केक कट करते हैं ना, तो केक में से अपन एक पीस निकालते हैं। सिमिलरली आप वो जेल वाला पीस निकाल लोगे, उस जेल में से फिर तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दोगे। इस स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूशन। बोले तो जेल निकालना विद जीन ऑफ इंटरेस्ट और फिर उस जेल में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना, इस स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूशन। और अब मेरे पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इसको वेक्टर में ठूसना है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मेरे वेक्टर में लगाऊंगी और जैसे ही मैं इसको वेक्टर में फंसा दूंगी, आपका डीएनए कौन सा आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप ये पिक्चर पूरी क्लियर है। आ जाओ फटाक से एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। क्या क्या बात बोल रही है हमारी एनसीईआरटी, कटिंग ऑफ डीएनए किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। क्या आ जाते हैं, फ्रेगमेंट आ जाते हैं। किससे सेपरेट करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। डीएनए फ्रेगमेंट कैसा चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज प्लस एसिडिक भी होता है, याद रखना। कैसे सेपरेट करोगे, बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड एनोड। एनोड की तरफ क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पॉजिटिव है। किसके कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर। किस में मूव कर रहा है, मीडियम या मैट्रिक्स। काय की मैट्रिक्स, अगरोस जेल की। देखो कॉमनली यूज मैट्रिक्स कौन सी है, अगरोस। एगरोस क्या होता है, इट्स अ नेचुरल पॉलीमर। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक। सेपरेट क्यों हो पाता है, साइज के कारण। काय के कारण, क्योंकि आपकी जो अगरोस जेल है वो छेदीला इफेक्ट दिखाती है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट ज्यादा आगे तक जाएंगे, क्यों भाई, छोटा बंदा फटाक से भागेगा। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो चुके, स्टेनिंग के लिए क्या डाल दो, इथिडियम ब्रोमाइड। फिर क्या डाल दो, यूवी रेडिएशन। कैसा बैंड दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेगा। क्या करना है तुमने इसके बाद, सेपरेट कर देना है डीएनए को। कैसे, अगर उस जेल का पीस काटो और उस पीस में से, उस जेल पीस में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। स्टेप को बोलते हैं इल्यूशन। और अब तुम इसको अपने वेक्टर में चिपका लो और वेक्टर में जब आप लगा लोगे तो इसी प्रोसेस से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। क्लियर है एनसीईआरटी, कितना आसान लिखा हुआ है यहाँ पर, बस तुम्हें ढंग से समझना था। चलो आओ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। भाई अब मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, तो मेरा अब कर्तव्य बनता है मैं इसको वेक्टर में फंसाऊं, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे यहाँ पर मैंने इंसुलिन का जीन निकाला। इंसुलिन का जीन निकाल के बेटा मुझे बैक्टीरिया में ग्रो करना है इसको। अब ये मेरी इच्छा है, मैं बैक्टीरिया में ग्रो करना चाहती हूँ। ऐसा हो सकता था शायद मैं प्लांट में ग्रो करती या किसी एनिमल में ग्रो करती। तो आपका वेक्टर कौन सा लेना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करने वाले हो। पॉइंट दोबारा सुनो, आप एक ही वेक्टर को सब में नहीं ठूस सकते। ऐसा मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे कि तुमने एक वेक्टर लिया, वो तुम मेरे अंदर भी ठूस सकते हो, बैक्टीरिया में भी ठूस सकते हो, प्लांट में भी ठूस सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर ऑर्गेनिज्म के लिए आपका वेक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक। देखो ये लिख रहा है, एवरी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टेक सेम वेक्टर, सबके लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर मेरे एग्जाम्पल में मैं बैक्टीरिया यूज करूँ, तो बेटा बैक्टीरिया के लिए जो आपका वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। सपोज अगर मैं इस बैक्टीरिया को यूज ना करने की जगह किसी एनिमल को यूज करती, तो मेरा प्लाज्मिड होता रेट्रोवायरस। सिमिलरली प्लांट के लिए दूसरा होता, किसी फंजाई के लिए कुछ और होता। तुम समझ पा रहे हो ये बात। तो योर सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है आपका वेक्टर क्या होगा। क्लियर है। जैसे अपने एग्जाम्पल में हम क्या यूज करने वाले हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए मैं कौन सा वेक्टर यूज करूंगी, प्लाज्मिड। ठीक है। अब भाई प्लाज्मिड क्या होता है, नेक्स्ट चीज आती है, प्लाज्मिड क्या होता है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। सुनो, प्लाज्मिड के बारे में तुमने सेल टॉपिक में पढ़ रखा है, ठीक। क्या पढ़कर आए हो तुम वहां पर, जो बैक्टीरिया है ना, बंदे के पास एक तो होता है मेन जेनेटिक मटेरियल। मेन जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटी करता है। उसके अलावा इस भाई साहब के पास एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। समझ रहे हो, सोचो यार कितने मजे हैं इसके पास। इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल से साइड में पड़ा हुआ है। कैसा दिख रहा है तुमको, गोल दिख रहा है। तो इट इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर गोले जैसा है और दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं तो डबल स्ट्रैंडेड। अब अगर ये जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया के पास वेक्टर हो,
अगर वेक्टर है तो बहुत बढ़िया, अगर वेक्टर नहीं है तो भी बैक्टीरिया मर नहीं जाता। समझ रहे हो? जैसे मेरे पास अगर सपोज करो मेरे पास BMW कार है, दैट इज वेरी गुड, ठीक। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगी। पर मेरे पास अगर रोटी नहीं है, तुम समझ पा रहे हो एग्जाम्पल, रोटी ही नहीं है तो फिर सर्वाइवल मुश्किल है। तो आप समझ गए, खाने और BMW में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? खाना। तो ये तो मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। पर कार इज एन ऑप्शनल फैक्टर, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, कट रहा है जिंदगी तो कट जाएगी, ठीक। सिमिलरली बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर बैक्टीरिया मरेगा नहीं। तो इट इज एक्चुअली में नॉन एसेंशियल। आप कह सकते हो कि ये जीने के लिए जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल। ओहो रुको, इट इज नॉन एसेंशियल। समझ गए? नेक्स्ट बात आओ। अब यार अगर है, सपोज मेरे पास BMW है तो यार फिर तो मजेदार बात है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर है तो बढ़िया बात है। अगर मेरे पास है तो फिर तो मेरा स्टेटस होगा, बहुत सी चीजें है ना। सिमिलरली अगर एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है तो बेटा वो उसको कुछ फायदा भी दे जाता है। जैसे कि क्या? ध्यान से सुनो। अगर किसी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है तो बहुत से बैक्टीरिया को प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं। समझ रहे हो क्या मजाक हो रहा है? ध्यान से सुनो। तुम्हारी बॉडी में एक बैक्टीरिया घुस गया, भाई के पास ऐसा प्लाज्मिड है जो उसको एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस देता है। अब तुम खाते रहो एंटीबायोटिक, वो मस्त उगता रहेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम एंटीबायोटिक खाते रहोगे। हो गया ना उसके लिए तो फायदा। नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट था तो फायदा आ गया। नेक्स्ट चीज, कुछ प्लाज्मिड बेटा जिनको हम F प्लाज्मिड भी बोलते हैं, इनका भी कुछ रोल होता है। इनका रोल क्या होता है चलो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जिनके पास होता है ना वो इसको ट्रांसफर करना जानते हैं दूसरों को। एक F प्लाज्मिड भी होता है, इसको डिटेल में अपन सेल टॉपिक में पढ़ते हैं। अच्छा एक और होता है, इसको अपन बायोटेक में यूज करने वाले हैं, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसको अपन यूज करेंगे अभी प्लांट के अंदर, तो इसको डिटेल में मैं तब बताऊंगी। चलो अब इधर आओ। प्लाज्मिड कहता है यार जब बैक्टीरिया को मेरी जरूरत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं ना बैक्टीरिया मेरे बिना मर रहा है, तो मैं अपने इंडिपेंडेंस से रहूंगा ना, मैं क्यों बैक्टीरिया की सुनूंगा? मेरी मर्जी होगी जब मैं रेप्लिकेट करूंगा। समझ रहे हो? रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? अपना नंबर डिवाइड करना, 1 से 2, 2 से 4, 2 एंड देन 4 to 8 एंड सो ऑन। सो ये अपनी मर्जी का मालिक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये बैक्टीरिया से नहीं बोलता कि मैं डिवाइड करूं कि नहीं करूं, मुझे करना है मतलब करना है। तो ये क्या होगा? ये आपके फीचर ऑफ प्लाज्मिड। यहाँ तक की बात क्लियर? अब बेटा एक क्लोनिंग वेक्टर की बात चल रही है, जनरल क्लोनिंग वेक्टर की बात चल रही है। एक क्लोनिंग वेक्टर की क्या खास बात होनी चाहिए? जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार एक लड़की से शादी करनी है, एक लड़की में क्या खास बात होनी चाहिए कि तुम उससे शादी करो? सिमिलरली तुम अभी बायोटेक लैब में हो, तुम्हें एक क्लोनिंग वेक्टर यूज करना है, तो कोई तुमसे पूछे क्या कोई सा भी यूज कर लोगे? तुम्हारा आंसर होगा नहीं, कुछ खास बातें होनी चाहिए मेरे क्लोनिंग वेक्टर में, तभी मैं उसको यूज करूंगा। आओ अब वो खास बातें क्या हैं जरा जान लेते हैं। फर्स्ट खास बात है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। भाई ये तुम्हें याद है, जो भी बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़कर बैठा है उसको पता है रेप्लिकेशन हर किसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता। रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यार अगर मैं एक क्लोनिंग वेक्टर यूज कर रही हूँ और मैं उसमें अपना जीन लगा रही हूँ और उस भाई के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, रेप्लिकेशन स्टार्टिंग का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो रेप्लिकेशन कैसे होगा? तो आपके क्लोनिंग वेक्टर के पास पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ आया? देखो क्या लिख रही है एनसीईआरटी, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, यही मैंने तुम्हें बताया। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट। अगर मैं कोई फॉरेन डीएनए इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जगह पे लगा दूं तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट कर जाएगा। समझे? आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक काम तो है रेप्लिकेशन करवाना, इसके साथ साथ इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड जीएनए। बोले तो लिंक्ड जीएनए का कितना नंबर ऑफ कॉपी मिलने वाला है ये भी कौन डिसाइड करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर मेरे को खूब सारा कॉपी चाहिए तो मेरे को कैसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए जो कि ज्यादा कॉपी नंबर सपोर्ट करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, प्लस
तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी नंबर भी डिसाइड करता है। अगर मुझे ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए तो मुझे कैसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए जो कि ज़्यादा कॉपी नंबर सपोर्ट करता है। क्लियर है ये पार्ट? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। सेलेक्टेबल मार्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यार मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम समझ रहे हो, ये सारी बात जो हो रही है ना, ये बहुत ऐसे लेवल पे हो रही है जिसको तुम देख नहीं पा रहे। मन की आंखों से काम होता है बायोटेक लैब में, सच में मन की आंखों से काम होता है। तो यार मन की आंखों से चल रहा है काम, मैं उसको वेक्टर में फंसा रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में फंस चुका है कि नहीं? उसके लिए सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टेबल मार्कर। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है आपके वेक्टर की जो कि आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें घुस चुका है या नहीं घुसा है। समझ गए? जिसमें से सबसे कॉमन जो आप यूज करते हो वो होती है एंटीबायोटिक्स। इसका अपन मस्त एग्जांपल देखेंगे अभी। देखो एंटीबायोटिक कौन कौन सी यूज हो जाते हैं। एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन का तो एग्जांपल अभी मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके अलावा यार ऐसा तो नहीं ना खाली एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन नहीं है, बहुत सारी हैं। आओ जरा, जैसे कि क्लोरेमफेनिकोल है, कैनामाइसिन है, काफ़ी सारी हैं। हमारे अभी जो अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें अपन टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन यूज करने वाले। चलो नेक्स्ट आओ, क्लोनिंग साइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, सुनना ध्यान से। ये मेरा वेक्टर है, दिस इज माई वेक्टर जो कि मैंने प्लाज्मिड ही बनाया। समझ गए? मुझे इसके अंदर क्या फंसाना है? मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा यहाँ पे सपोज करो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसा दिया, ठीक है? तुम्हें याद आ रहा है अपन काटने के लिए क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर कहीं से काटता है क्या? ना, उसको एक स्पेशल साइट चाहिए। कौन सी साइट चाहिए? रिकॉग्निशन साइट। समझ गए? सपोज करो मैंने वापस से यूज किया वही इको आर वन ही यूज कर रहे थे ना अपन। उसकी रिकॉग्निशन साइट इस पूरे प्लाज्मिड में सिर्फ एक जगह पर है, यहाँ पर। एक मिनट रुको, ये रहा प्लाज्मिड और उसकी रिकॉग्निशन साइट है यहाँ पर, ठीक है? तो ये बंदा आएगा और बंदा यहाँ पर कैंचियाँ चला देगा। जब यहाँ पर आप कैंचियाँ चला दोगे तो ये कट जाएगा, और जब वो कट जाएगा तो इसी में मैं अपना क्या फंसा दूंगी? जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात समझ आई? अब आप इमेजिन करो कि आपके प्लाज्मिड में ये एक रिकॉग्निशन साइट है, पर गलती से इसी सेम इको आर1 के लिए एक रिकॉग्निशन साइट की जगह ये लो 1 2 3 4 4 साइट डाल दी मैंने। अब इको आर1 का नेचर तुम्हें पता है कितना पागल टाइप का बंदा होता है। जहां देखता है काटना शुरू कर देता है, जहां देखता है काटना शुरू कर देता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक? तो आया बंदा, उसने कहा अरे वाह यार, एक नहीं 4 जगह काटनी है मेरे को। लो, इधर भी कट लगाऊंगा, इधर भी कट लगाऊंगा, इधर भी कट लगाऊंगा। भाई ने हर जगह कट लगा दिया। जब बेटा खूब सारे कट लगेंगे तो जरा बताओ इस वेक्टर का क्या हाल होगा? चिथड़ियां उड़ जाएंगी। वेक्टर गोल की जगह एकदम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो तुमने तो उसको बर्बाद कर दिया। अब लगाओ तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहले टुकड़े बटोरो, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसाओ। कितना मुश्किल है भाई, जो तुम्हें दिख नहीं रहा उसमें कैसे करोगे सब? सो कंक्लूजन क्या निकलता है? क्लोनिंग साइट जो आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करने वाले हो, एक वेक्टर में उसके लिए एक रिकॉग्निशन साइट ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, ज्यादा साइट्स हुई, तो पूरा वेक्टर चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? ये लिख रहा है, देख लो क्या लिख रहा है? वेक्टर नीड टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट। क्लियर? आगे देखो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट किसी वेक्टर में छोटे छोटे चिथड़े बना देगा, जिससे आपकी जीन क्लोनिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। अब आप एक मजेदार एग्जाम्पल पढ़ने वाले हो जो कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको आप बोलते हो PBr3। अभी सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? PBr322 का मतलब क्या है? सुनो, यहाँ पे जो P वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, ठीक है? BR वर्ड जो है ये डिपेंड करता है कि इसको किसने डिस्कवर किया था, ये उससे नाम आया। B से आता है बॉलीवर, R से आता है रॉड्रिग्विस। इन दोनों, यार अगर तुम कुछ डिस्कवरी कर रहे हो यार तो डेफिनेटली तुम समझ रहे हो, तुम्हारे ही नाम का फर्स्ट अल्फाबेट यूज करने वाले हो ना तुम, तो इन्होंने भी वही किया। और 322 इसका कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि किस वे में आप, यार ऐसे बहुत सारे बनाए होंगे ना उन्होंने, तो सीक्वेंस के लिए उन्होंने डाल दिया 1 2, इसका 300, इसका 322, ऐसे उन्होंने सीक्वेंस के लिए इसका नाम डाल दिया।
अब इसको बनाया किससे था? इट्स एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, लैब में बनाया गया है ये, और इसको आपने ई कोलाई के थ्रू बनाया था। समझ लो, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है ना, उसको मॉडिफाई कर कर PBr322 बनाया। अब आपके सामने ये जो डायग्राम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज हमारे नीट में आ सकता है आइडेंटिफाई करने को, प्लस आपको इसकी सारी बातें पता होनी चाहिए। ध्यान से देखो, जो PBr322 है, इसको याद करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करो, एक गोला बना लो। ये लो, एक गोला बना लो ऐसा वाला, ठीक है। अब कैसे याद करूं? आगे आगे दो चीजें याद रखना। देखो, इधर की साइड में एक एंटीबायोटिक लेने वाली हूँ, इसका कलर ये ले लेते हैं, और इधर की साइड में एक एंटीबायोटिक लेने वाली हूँ, ये दो कलर ले लिए मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ध्यान से सुनो बेटा, इधर की साइड जो एंटीबायोटिक है वो किसकी है? टेट्रासाइक्लिन की, ठीक है। इधर की साइड पैरेलल देखते जाना तुम, और इधर की साइड जो है वो है एम्फिसिलिन। समझ गए? क्या किया मैंने? गोला बनाया, एक एंटीबायोटिक इधर की तरफ है जीन, और एक एंटीबायोटिक बनाने के लिए जीन इधर की तरफ है। इधर वाला टेट्रासाइक्लिन, इधर वाला एम्फिसिलिन। कैसे याद रहता है मुझे? एटी, एट होता है ना, ए इधर टी इधर, ए इधर टी इधर, पहले ए आता है फिर टी आता है, तो पहले ए डालो फिर टी डालो, एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। क्लियर? अब टेट्रासाइक्लिन में मुझे दो साइट ठूंसनी है, जैसे तुम इको R1 ठूंसते हो ना, रिकॉग्निशन साइट, तो आप ऐसे खूब सारे, यार तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, तो उनके लिए साइट्स ठूंसोगे। आओ, इधर की साइड में ये दो ठूंसूंगी, ये देखो किस कलर से डालें, विद दिस, लो, एक इधर एक इधर, एक का नाम है बैम H1 और एक का नाम है सेल1। अब मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? बम हिला के सालसा, जब तुम सालसा करते हो तो थोड़े बम वम हिलाते हैं ना अपन, तो ऐसे याद रखो, बम हिला के सालसा। समझ गए? अरे इधर लिखते हैं यार, सालसा। तो बम से क्या बन गया? बैम H1। सेल1 किससे बन गया? सालसा से। क्लियर? एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में क्या पटको? बम हिला के सालसा, बैम H1 सेल1। क्लियर? अब आ जाओ एम्फिसिलिन की तरफ। एम्फिसिलिन में भी सिमिलरली तुम दो चीजें ऐसे ठूसोगे लाइक दिस, ये एक का नाम है PVU, एक का नाम है PST, PVU1 PST1, दिख रहा है तुम्हें? PVU1 PST1, ये भी दो अपने अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स हैं। अब मुझे PVU1 PST1 कैसे याद रहता है? बहुत ही बकवास तरीका याद करने का, पर इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो लर्न। देखो, सिंपल सी बात ऐसे याद रखनी है। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक, मेरी उस फ्रेंड का नाम था विनूशी, उस विनूशी के बॉयफ्रेंड का नाम था प्रणाल, ठीक, मुझे ऐसे याद रहता है ये। तो देखो मेरे को ऐसे याद हो गया था, ये रही विनूशी, ये रहा प्रणाल। कुछ टाइम बाद ना रही विनूशी ना रहे प्रणाल, दोनों अलग हो गए, है ना। और ये जो प्रणाल था ना, उसकी लाइफ में जो दूसरी बंदी आई थी उसका नाम एस से ही था। ऐसी फर्जी बातें बना के याद कर लेते हैं हम। तो PVU PST, पहले विनूशी के साथ था ये, और फिर अभी किसी एस नाम की बंदी के साथ, PVU PST 1 लगा दो। ध्यान से सुनो दोबारा, एट एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, बम हिला के सालसा, बैम H1 सेल1। इधर की साइड आओ, पहले प्रणाल विनूशी के साथ PVU1, फिर एस नाम की बंदी के साथ, एस नाम की बंदी तुम कुछ भी मैन कर दो यार, PST1। क्लियर है? 1 वाले सारे खत्म। अब चलो ऊपर। यार तुम यार इतनी इज्जत दे रहे हो, इको R1 चिल्लाया जा रहे हो तुम गेम की शुरुआत से, तो एक पूरा पाला आप दे दो किसको? इको R1 को। किसको दे दिया तुमने? इको R1 को, ठीक है। अब यार इको R1, कभी भी तुम झंडा देखते हो, किसी भी जगह पे झंडा देखते हो, झंडा बेटा टॉप पे लगा होता है कि जमीन पे लगा होता है? टॉप पे। तो यहाँ पर झंडा, जैसे अपन बोलते हैं ना जय हिंद, वैसे यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है। झंडे के ये दो पार्ट हैं, एक का नाम है क्लावन, एक का नाम है हिंद3। कैसे याद रखोगे? क्ला हिंद, जय हिंद की जगह क्या याद कर लो? क्ला हिंद। बस ऊपर पट को 1, एक पट को 3। दोबारा, इको R1, इसके सिर पे दो झंडे लगा दो, क्लावन हिंद3। कैसे याद रखोगे? क्ला हिंद, क्ला हिंद, क्ला हिंद। इधर की साइड 1 वाले, इधर की साइड 1 वाले, टॉप पे भी 1 वाला,
ये भी 1 वाला और एक तुमने 3 वाला पटक दिया। ये सारे 1 1 वाले पटके जा रहे हो, 3 वाला भी पटक दिया। अब 2 वाले की बाजी है। देखो अब नीचे नीचे आ जाओ भाई। तुम अभी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे क्लोनिंग वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। आ जाओ भाई, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पटक दो। और इसके पास एक और साइट होती है आरओपी। आरओपी का फुल फॉर्म नहीं पढ़ना तुम्हें, बस इतना याद रखना है। ये आरओपी जो जीन है ना, ये कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन बनाता है जो कि प्लाज्मिड को रेप्लिकेशन के टाइम काम आता है। दोबारा, आरओपी कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन बनाता है जो कि रेप्लिकेशन के टाइम पे जरूरी होते हैं। तुमने इस आरओपी को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी एक फंसा दिया आपका रिकॉग्निशन साइट। इधर था PVU1, सामने आ जाओ PVU2। कितना आसान है अगर तुम 2 मिनट में इमेजिन करो तो। एट एम्फिसिलीन टेट्रासाइक्लिन, ब मिला के सालसा BAMH1 SAL1, इधर की साथ प्रणाल के साथ विनुषी PVU1 PST1। ठीक, ऊपर आ जाओ EcoR1, एक झंडा लगा दो क्लाहिंद क्लावन हिंद3। नीचे आ जाओ, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ जाएगी और एक आ जाएगी रोप। रोप में फंसा दो PVU1 इधर है तो PVU2 इधर डाल दो। खत्म, याद ही हो गया हमें। तो इसके साथ अब आते हैं हमें करना क्या है इसमें। ध्यान से सुनो, तुम्हें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। ठीक बेटा, अगर तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो BAMH1 को यूज करके यहाँ पे आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ देते हो। लेट्स सपोज यहाँ मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देती हूँ। ठीक है, इसको कट करके यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आप अल्टीमेटली टेट्रासाइक्लिन के जीन को डैमेज कर रहे हो। भाई तुमने रिकॉग्निशन साइट तो टेट्रासाइक्लिन में घुसा रखी है ना, तो अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे लगाओगे तो टेट्रासाइक्लिन का जीन बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं मेरा जीन SAL1 वाली पोजीशन पे लगाऊंगी तो भी किसका जीन बर्बाद होगा? टेट्रासाइक्लिन का। ऐसे में अब इस बेचारे प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल। समझ गए? सपोज अगर मैं ये सेम चीज PVU PST1 के साथ कर दूं, यहाँ पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसा दूं, तो कौन सा जीन बर्बाद कर रही हूं मैं? एम्फिसिलीन का। या उसकी जगह अगर मैं PST1 में फंसा दूं तो मैं कौन सा जीन बर्बाद कर रही हूँ? अगेन एम्फिसिलीन का। तो ऐसे में आपका एम्फिसिलीन क्या हो जाता है? नॉन फंक्शनल। आप ध्यान से एक बात देखो, इस पूरे प्लाज्मिड में रिकॉग्निशन साइट बेटा खूब सारी हैं, पर सारी रिकॉग्निशन साइट, ये भी एक क्वेश्चन है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। तो एक बढ़िया क्लोनिंग वेक्टर में रिकॉग्निशन साइट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए तो कितनी होनी चाहिए? एक। पर खूब सारी रिकॉग्निशन साइट हो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए तो और मजा आ जाता है। क्लियर? ये पॉइंट भी नीट का है। आ जाओ नीचे आओ। अब तुम क्या करोगे? अब तो बहुत आसान है, अब तो कुछ ही नहीं, पिक्चर में कुछ बाकी ही नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट के को मैंने कट करा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैं किसको कट करूंगी? वेक्टर को। बेटा मेरे पास वेक्टर ऐसे खुल गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर फंस जाए और फिर ये क्लोज हो जाए। ठीक, कभी ऐसा भी तो हो सकता है वेक्टर के अरे 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 कोई आ ही नहीं रहा और वो खुद ही खुद में क्लोज हो गया। समझ रहे हो? ये गेम जल्दी करना है। ये गेट खुला, इस गेट खुलते ही अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट फंस गया तो बढ़िया, पर ऐसा भी तो हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसा ही नहीं और ये गेट एक दूसरे से जाके फिर बंद हो गए, तो मजा आ गया फिर तो। अगर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फंस गया तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अगर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं फंसा तो बेटा बहुत मजाक होगी तुम्हारे साथ, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाएगा। समझ गए? वेक्टर के साथ दो चीजें हो सकती हैं। अब बेटा मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कहाँ डालूंगी? बैक्टीरिया में। अब जब मैं इसको बैक्टीरिया में डालूंगी ना, ये सारा का सारा ना हिट एंड ट्रायल मेथड है। मस्त रहो, कोई एक बार में आपको शानदार आंसर या रिजल्ट मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं। तो क्या हो सकता है, जब मैं वेक्टर को बैक्टीरिया में ठूंस रही होंगी तो एक केस ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया वेक्टर लेने की कोशिश कर रहा है और वेक्टर गया ही नहीं उसके अंदर। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई वेक्टर ही नहीं गया वो क्या कहलाता है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया या सेल। ठीक। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया यूं गेट खोल के बैठा था, वेक्टर गया तो सही, पर कौन सा वाला वेक्टर चला गया? वो बकवास वाला वेक्टर जिसके गेट खुले थे और वो खुद ही खुद में क्लोज हो गया। तो वो कौन सा वाला वेक्टर था आपका? वो तो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट था। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल, यानी कि सेल ट्रांसफॉर्म तो हुई है पर उसने बेकार वेक्टर ले लिया। तीसरा कंडीशन जो अपन चाहते हैं वो क्या है? मैं एज ए बैक्टीरिया ऐसा वाला वेक्टर लेना चाहती हूँ जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हो।
तो ये है आपका परफेक्ट कंडीशन, जिसमें आप कौन सा वाला वेक्टर लेने वाले हो, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ये वाला टॉपिक भी क्लियर है। चलो अब आओ, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला वो कौन से बैक्टीरिया में। मेरे पास तो 3 बैक्टीरिया आ गए, एक जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक जिसके पास फर्जी वेक्टर है, एक जिसके पास असली वेक्टर है। इसको पता करने के लिए अब तुम वो PBR 322 का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तुमने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, यही लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, आपने सपोज करो यहाँ पर ये PBR 322 लिया, इधर की साइड कौन सी जीन था, टेट्रासाइक्लिन वाला, इधर की साइड कौन सा जीन था, एम्फिसिलीन वाला। बेटा अगर मैं कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर की साइड ठूंस रही हूँ तो कौन सी एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन। समझ गए। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, एक बड़ी सी प्लेट में मेरे तीनों बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, सबसे पहली स्टेप में मैं एम्फिसिलीन डाल दूंगी। समझ लो, क्या इसके पास कोई प्लाज्मिड वेक्टर है, नहीं, तो ये बेचारा तो मर जाएगा क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंस ही नहीं होगी। इसके पास और इसके पास, दोनों के पास वेक्टर है और दोनों में ही वो एम्फिसिलीन वाला जीन एक्टिवेट है, तो बेटा ये भी जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा। तो मेरी पहली स्टेप में मैंने एटलीस्ट उस बैक्टीरिया को तो मार डाला जिसके पास कुछ ही नहीं था, जो बिल्कुल ही फर्जी था। पहली स्टेप समझ आई। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, जैसे मेहंदी का छापा लगता है ना, यूं मैं ऐसे एक हाथ में सपोज मेरे मेहंदी लग रही है और मैंने उस दूसरे हाथ को यूं कर दिया तो मेरे दोनों हाथ में आ जाएगा। सिमिलरली बेटा जो प्लेट्स होती है ना, कल्चर प्लेट्स बायोटेक लैब में, उनके भी छापे लगते हैं। तो अगर मेरे पास फर्स्ट बैक्टीरिया मर गया और मुझे एक और प्लेट बनानी, कुछ नहीं, ये प्लेट लो, ये दूसरी प्लेट लो, ऐसे छापा लगा दो, ठीक है। उसी छापे वाली जो प्लेट होती है उसको आप बोलते हो रेप्लिका प्लेट। क्लियर। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। मेरे एक बैक्टीरिया में वेक्टर तो है पर फर्जी वेक्टर है, और मेरे एक बैक्टीरिया में काम वाला क्या है, मस्त वाला, जो मेरे को चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। बेटा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाला बैक्टीरिया चाहिए जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड स्टेप में कल्चर प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगी। तुम्हारा कॉमन सेंस यूज करो, जिस बंदे के पास तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके पास टेट्रासाइक्लिन को लेकर रेजिस्टेंस नहीं है ना, और जो फर्जी लेके बैठा है उसके पास तो टेट्रासाइक्लिन को लेकर भी रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही तुम टेट्रासाइक्लिन डालोगे, जो बंदा फर्जी है वो रहेगा जिंदा, और जो तुम्हारे काम का बंदा है वो मर जाएगा। समझ गए। जैसे ही ऐसा होगा, अब तुम्हारी पूरी प्लेट में कौन बचेगा, फर्जी बैक्टीरिया, बोले तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ठीक, पर क्या तुम्हें ये बेवकूफ सेल चाहिए, नहीं। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये वाली साइड फर्जी बैक्टीरिया है। अब तुम दोबारा अपनी रेप्लिका प्लेट पे जाओगे, तुम पहले से रेप्लिका प्लेट बना के बैठे हो, तुम भी कितने शाणे हो। उस रेप्लिका प्लेट में से अब तुम इधर की साइड वाले जो फर्जी बैक्टीरिया है ना, उनको हटा के अपना मेन बैक्टीरिया निकाल लोगे जिसके पास तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। 4 स्टेप हुई बेटा, दोबारा सुनो। पहली स्टेप में एम्फिसिलीन डालो, बिल्कुल फर्जी नकारा बैक्टीरिया मर जाएगा। सेकंड स्टेप में छापा लगा लो, ठीक है। थर्ड स्टेप में एम्फिसिलीन तो हो चुका है ना, अब टेट्रासाइक्लिन डाल दो। टेट्रासाइक्लिन डालते ही तुम्हारा काम वाला बैक्टीरिया मर जाएगा, पर इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इस साइड तुम्हारे काम का बैक्टीरिया है। तो वापस छापे वाली प्लेट में जाओ और उधर से अपना काम का बैक्टीरिया निकाल लो। पर तुम्हें नहीं लगता यार ये कितना बड़ा प्रोसेस है, बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है यार, 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया यार, मजा नहीं आ रहा। PBR 322 में तो यार बड़ी हेक्टिक काम हो गई, 2 प्लेट बनाओ, और तुम्हें क्या लग रहा है छापा लगाना इतना आसान है, बहुत हेक्टिक है। तो एक और प्लाज्मिड बनाया गया जिसको हम एक और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बोलते हैं, PUC8। अगेन P का मतलब प्लाज्मिड है, U का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर तुमने क्या किया, ये 2 प्लेटिंग का ड्रामा ही खत्म कर दिया। तुम्हारा मकसद है एक ही प्लेट में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फुल एंड फाइनल गेन करना। अब तुमने क्या किया, सुनो। ये PUC8 के अंदर एक जगह पर एम्फिसिलीन रेजिस्टेंस के लिए जीन होता है और दूसरी साइड बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जीन होता है, ठीक है। जिस साइड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है उसके जस्ट ऑपोजिट एम्फिसिलीन का जीन है। अब अगर सपोज करो इस बार मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन की तरफ फंसाऊंगी, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
इनएक्टिव हो जाएगा। क्या अब ये कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज को लेकर एक्टिविटी दिखा पाएगा? नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। ठीक है, ऐसा करना जब तुम बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन में तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ठूंस देते हो, इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब बेटा अगेन दो केस हो सकते हैं, क्योंकि तुम तो मन की आंखों से काम कर रहे हो ना, तो ऐसा हो सकता है ना, मन की आंखों से तुम जीन घुसा रहे थे, वो घुसा ही नहीं तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका केस 1 ऐसा हो सकता है कि आपके इस वेक्टर में कुछ घुसा ही नहीं। केस 2 ऐसा हो सकता है कि आपने उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन में ढप करके फंसा दिया। जैसे फंसाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। जैसे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फंस गया, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे भी जब मैं इसको बैक्टीरिया में डालूंगी 3 कंडीशन आ सकती है। एक वो नल्ला बैक्टीरिया जिसके पास कुछ ही नहीं आया, एक वो बैक्टीरिया जिसने फर्जी वाला वेक्टर ले लिया, और तीसरा बैक्टीरिया जिसने आपका काम वाला वेक्टर ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो क्या डालो? एम्फिसिलीन। बहुत आसान है, एक ही प्लेट में आपका आंसर आ जाएगा इसमें। देखो, सबसे पहले एम्फिसिलीन डालो। जैसे ही बेटा मैं एम्फिसिलीन डालूंगी, इसके पास कोई एम्फिसिलीन रेजिस्टेंस है? नहीं, तो ये मर जाएगा। तो आपके पास इसी प्लेट में सेपरेट हो गया आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला मर गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट रह गए, पर इसमें से भी एक तो फर्जी है और एक काम का है। बोले तो एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है और एक रिकॉम्बिनेंट है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक स्पेशल एक कॉम्पोनेंट है जो अपन ऐड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्स गर्ल। एक्स गर्ल ऐसे याद रखना है तुम्हें। दिस इज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो कलर देने वाला सब्सटेंस होता है। अब मैं कैसे याद रखती हूँ, सुनो। एक्स गर्ल, कोई एक्स बंदी, तुम्हारी एक्स बंदी लाइफ में आ जाए तो जिंदगी झंड हो जाती है। और जिंदगी झंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं यार लाइफ इज बिकमिंग ब्लू, है ना? ऐसे याद रखना है। जिंदगी में अगर तुम्हारे एक्स गर्ल आ जाए, कोई एक्स गर्ल फ्रेंड आ जाए, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? झंड, ब्लू। तो आप याद रखोगे, जैसे ही आप एक्स गर्ल डालोगे कलर कौन सा आना चाहिए? ब्लू। यानी कि जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालोगे कलर कौन सा आना चाहिए? ब्लू। पर बेटा वो कब आएगा? ध्यान से सुनना। एक्स गर्ल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज बड़ा पसंद है। एक्स गर्ल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज बड़ा पसंद है। जहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है वहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन बन के गिरेगा, और एक्स गर्ल को अगर तुमने वहां पटक दिया तो वहां पे ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो किसका जीन सही है। इस बंदे का बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन सही सलामत है, तो ये लगातार बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता रहेगा। यहाँ साइड में पड़ा होगा इसके। इस बंदे का बेचारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन क्या हो चुका है? बर्बाद। तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा? नहीं। तो जैसे ही मैं एक्स गर्ल डालूंगी, एक्स गर्ल कहाँ पे ब्लू ब्लू कर देगी सब कुछ? यहाँ पे। बेटा ये पूरी जगह कैसी हो जाएगी? ब्लू। क्या यहाँ पे ब्लू होगा? नहीं। जिस जगह ब्लू हो गया तुम वहीं समझ जाओगे फर्जी वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया ये है। भगाओ इसको, बहुत हो गया इसका एक्स गर्ल, भगाओ इसको भी। ठीक, और जैसे तुम भगा दोगे तुम्हारी प्लेट में ऑटोमेटिकली आपका काम वाला बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, तुमने एक ही प्लेट के अंदर क्या कर दिया, आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी सेपरेट हो गया, और उसी प्लेट में नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट भी सेपरेट हो गया। सो यही देख लो, एड एम्फिसिलीन, फिर एक्स गर्ल डालो, जैसे ही वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कांटेक्ट में आएगी ब्लू टर्न हो जाएगी। सेकंड वाले में ऐसा होगा, थर्ड वाले में ऐसा नहीं होगा। यही कॉलोनी मेरी बैक्टीरियल कॉलोनी है। समझ गए? देखो लास्ट अब अपन एनसीईआरटी देख लेते हैं। पूरी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, बैम H1 साइड पे तुमने टेट्रासाइक्लिन देखी थी, वहां पर आपने फंसाते ही इंसर्ट करते ही फॉरेन डीएनए टेट्रासाइक्लिन को लेकर आप इनएक्टिव हो गए थे। पूरी पंचायती यही लिख रही है। देखो जब तुम टेट्रासाइक्लिन में उगाओगे वो नहीं उगेगा, एम्फिसिलीन में उगाओगे उगेगा। तो आप एक एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को लेकर अपना ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट कर लोगे। पर यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस देखा गया, तो आपने क्या किया, दो प्लेटिंग की जगह एक प्लेटिंग की। कैसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ पे इंसर्ट कर दिया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कैसा कलर, कुछ कंपोनेंट डालोगे, एक्स गर्ल क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कैसा कलर देगा? ब्लू कलर। जिस प्लाज्मिड के पास इंसर्टेड जीन ही नहीं है वो देगा ब्लू कलर, जिसके पास इंसर्टेड जीन है वो आपको कैसा देगा? कोई कलर नहीं देगा। वहीं आप एक प्लेट में पता कर लोगे कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट।
सो बच्चों, आज वाली क्लास में अपन यहीं तक ही पढ़ेंगे। आई होप तुम्हें बहुत ईजिली समझ आ गया कि क्लोनिंग वेक्टर में किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं हमारा काम का जीन और हमारे ये फर्जी वाले बैक्टीरिया, नल्ले बैक्टीरिया। सो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट एज वेल एज कमेंट भी करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।